सीधी तस्वीरें दिखाते हैं जहां कांग्रेस की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और जीतू पटवारी पीसीसी चीफ संबोधित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में आज सिर्फ कमलनाथ जी एक एमएलए हमारे यहाँ वो उपस्थित नहीं है, बाकी 61 के 61 एमएलए यहाँ पर उपस्थित हैं। हमें 58 एमएलए की आवश्यकता थी। भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव सेट किया। 10 विधायक कम होने के बाद भी, और जो निर्दलीय भी इसमें वो भी हमारे ही संग थे, जो दूसरी पार्टी 1-2 है वो भी हमारे साथ थी। मूल भावना ये है कि हमारे विधायकों की एकजुटता और जिस उत्साह और एग्रेशन से पूरा घटनाक्रम राज्यसभा का चला, उससे भयभीत हो गए नरेंद्र मोदी, भयभीत हो गए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व, और अंतोगत्वा उन्होंने वो क्राइम कर दिया, वो अपराध कर दिया जो सरपंच के चुनाव में, जनपद के चुनाव में, गांव-गांव, गली-गली, इस तरीके के छोटे चुनाव में जो घटनाक्रम होते रहते हैं, उस तरीके का सबसे उच्च सदन में राज्यसभा का नामांकन निरस्त करना। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जब आपके सामने हम भावना व्यक्त करता है, पूरा देश करता है, सारे बुद्धिजीवी करते हैं, संविधान भी करता है, तो आस भी करता है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से कि इस पूरी घटनाक्रम को निष्पक्षता से आप देश की जनता के बीच में लेके जाएं। हम अलग अलग अपनी बातें कहेंगे, पर मैं सबसे पहले आदरणीय नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी से आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात कहेंगे और फिर मीनाक्षी जी इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेगी पूरे घटनाक्रम को, फिर हरीश चौधरी जी बोलेंगे। अच्छा, पहले मीनाक्षी नटराजन जी एक्सप्लेन करेगी। हमारे माननीय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और हमारे सम्मानित नेता प्रतिपक्ष, पार्टी के समस्त वरिष्ठ नेतागण, हमारे एआईसीसी के मध्य प्रदेश के लिए प्रभारी और मेरे साथ सांसद रहे हरीश चौधरी जी, हमारे सभी बहुत सम्मानित मीडिया के बंधुगण, हमारे तमाम बहुत सम्मानित विधायक साथीगण और पूर्व विधायकगण, हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्षगण और हमारे एआईसीसी के तमाम सचिवगण, सभी मीडिया के सम्मानित उपस्थित बंधुओं, क्योंकि मामला सब जुडिस है, न्यायालय के अधीन है और आज भी माननीय उच्चतम न्यायालय में इसको सुना जा रहा है, तो मैं बहुत विस्तार में और सारे कानूनी पहलुओं पर आज बात नहीं करूंगी, क्योंकि वो आज उस पर चर्चा करना उचित नहीं है। मगर एक चीज़ ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है और अब क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन की साइट पे उपलब्ध है, तो वो वैसे भी आप सबके सामने है, उसकी बात ज़रूर मैं रखूंगी और मेरे एक साथी को मैं अनुरोध करूंगी कि वो स्लाइड के रूप में यहाँ पर उसको चलाएं। जो सारे मामले की जड़ है वो चल गया है, फॉर्म 26 है। ये कहा गया कि मेरे द्वारा फॉर्म 26 में बात को दर्ज नहीं किया गया और तथ्य को छुपाया गया। अब उसके जो सवाल हैं वो आपके सामने हैं। राजनीतिक दल का ब्यौरा देना है, मतदाता सूची में जो उम्मीदवार का क्रमांक है वो ब्यौरा देना है, उम्मीदवार का फ़ोन नंबर और जो भी उसकी आइडेंटिटी है, ईमेल अकाउंट है, वो उसकी जानकारी देनी है, पैन और आयकर के रिटर्न के बारे में विवरण देना है, संपत्ति और अन्य चीज़ों के बारे में विवरण देना है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जिस पर यह सारी बात शुरू हुई वो ये है कि अगर कोई लंबित आपराधिक मामला है तो उसकी जानकारी देनी है, और अगर कोई दंडनीय अपराध में दोषी ठहराए गए हैं तो उसकी जानकारी देनी है। जाहिर है कि इन सब चीज़ों पर मैंने लिखा कि ये मुझ पर लागू नहीं है, क्योंकि मुझ पर एक लीगल नोटिस है। वो लीगल नोटिस की पूरी कानूनी जानकारी मैंने मेरे ईसीआई को जो मेमोरेंडम दिया उसमें रखा। आज सुप्रीम कोर्ट में भी वो बात रखेंगे। मात्र एक लीगल नोटिस है जिसका अब तक अदालत ने संज्ञान तक नहीं लिया, कॉग्निसेंस तक नहीं लिया, वो मैटर है। तो अब इसको दर्ज करने के लिए कॉलम कहाँ था, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। फॉर्म 26 में ऐसा कोई कॉलम नहीं है जिसमें लिखा जाए कि रैंडम कोई प्राइवेट कंप्लेंट के भी बारे में सूचना दीजिए। अगर वो ऐसा कोई कॉलम होता तो हम ये सूचना जरूर देते। इतना ही मैं अपनी ओर से कहूंगी, क्योंकि ये दोनों ही मामले, लीगल नोटिस और
आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है वो ये सब मामले वहां आज सुने जाएंगे, तो इस पर इसके अलावा और कुछ बोलना मेरे लिए आज वो ठीक नहीं होगा। वो सुप्रीम कोर्ट की जो गरिमा है उसके भी साथ ठीक नहीं होगा। मगर ये डॉक्यूमेंट क्योंकि पब्लिक डोमेन में है, मेरा एफिडेविट पब्लिक डोमेन में आप सबके पास ऑलरेडी होगा, इसलिए मैंने अपनी ओर से ये बात आपके समक्ष रखी ताकि ये किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी ना हो कि फॉर्म में कोई कमी रह गई थी या कोई जानकारी छुपाई गई थी। कोई भी जानकारी छुपाई नहीं गई, जो कि मांगी गई। जो भी जानकारियां मांगी गई वो सारी जानकारियां फॉर्म 26 के तहत दी गई। मैं इतना ही अपनी ओर से कहूंगा। आदरणीय साथियों, मूल भावना मीनाक्षी जी के पूरे वक्तव्य की यह है कि जो फॉर्म में लीगल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं 100% वो दिए गए, 110% वो दिए गए। कोई किसी प्रकार की फॉर्म से संबंधित कोई चूक नहीं थी। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी से मैं आग्रह करता हूं वो अपनी बात करें। सम्मानित प्रभारी जी, सम्मानित अध्यक्ष जी, सम्मानित मीनाक्षी जी, सम्मानित कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण मध्य प्रदेश के, सम्मानित विधायक, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, निश्चित तौर से ये चुनाव देश का ऐसा चुनाव जो इस इतिहास को शायद बदल सकता है। अब किस स्थिति में किस करवट इतिहास बनेगा, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश अब तय करेंगे। नजीर किस रूप में बनेगी ये आने वाले समय में आपको कुछ घंटों के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन देश में इस प्रकार की जो स्थितियां हो रही है उसके कारण देश एक ऑटोक्रेसी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की तरफ जा रहा है। स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी है वीडेम, उस यूनिवर्सिटी ने 2026 की डेमोक्रेसी को एक रिपोर्ट प्रकाशित करी कि किस प्रकार से कई देश इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब सीधा है, ऐसा चुनावी सत्तावाद जो नाम के लिए सिर्फ एक विपक्ष रहे, नाम के लिए सिर्फ मीडिया रहे, सेंसरशिप वाला मीडिया रहे। जिस प्रकार से चाइना के अंदर अगर मीडिया को कोई खबर चलानी है तो सरकार के अनुसार चलती। कार्यपालिका केंद्रीकरण, विधायिका की सरकार पर कमजोर निगरानी, आम व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकना, पत्रकारों का उत्पीड़न, और अब तो आप देश में देख रहे हैं कि जिस प्रकार कुणाल कामरा पे हुआ, एक हास्य कलाकार, एक कॉमेडियन पर किस प्रकार से घटना घटी। तो देश कि एक पूरी देश की सिविल सोसाइटी हो, चाहे किस बुद्धिजीवी वर्ग हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे वकील हो, चाहे प्रोफेसर हो, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हो, इस देश के लिए अब समय आ गया चिंतन और मनन का कि हम इस देश को उस तरफ ले जाना चाहते हैं जहां हम अपनी भावना नहीं रह सकते, अपनी अभिव्यक्ति नहीं रह सकते। साथियों, ये शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई। मध्य प्रदेश के राज्यसभा मीनाक्षी जी का जो फॉर्म निरस्त किया गया, हम लोग वहीं थे, मैं प्रस्तावक था। जिस प्रकार से रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका थी, उस रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा किसी को, जब उससे पूछा आपने ये गलती क्यों करी, तो
तो उस रिटर्निंग ऑफिसर का उस हमारे साथी विधायक को जवाब था कि मुझे नौकरी करना है। अब सरकार तो इनकी रहेगी, भले मुझे मालूम है मैंने गलती करी है, लेकिन मुझे नौकरी करनी है और इनके साथ रहना है। तो ये उस रिटर्निंग ऑफिसर भी मानता है कि मैंने दबाव के अंदर गलती करी, लेकिन इस देश के अंदर चुनाव आयोग जिसको पूरी ताकत है, शक्तियां हैं, लोकतंत्र की संवैधानिक शक्तियां हैं, कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमें जानकारी नहीं, याचिका नहीं मिली, जबकि हमारे कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन 2 दिन पहले उनसे मिल चुका था। उस डेलीगेशन में तनखा जी, जयराम रमेश जी, मनु संघवी जी, मीनाक्षी जी, वेणुगोपाल जी, कई नेता थे। नारों में जरूर ये बातें पहले ही आ गई थी कि मोदी है तो मुमकिन है, पर क्या मुमकिन है वो देश से आज जान चुका है। चुनाव आयोग संवैधानिक व्यवस्था के तहत निष्पक्ष होना चाहिए। प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के माध्यम से उनका चयन होना, उस व्यवस्था को बदलकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के जगह प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया गया मंत्री, जिससे संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्ष की जगह एक पक्षीय हो जाए। इस व्यवस्था के परिवर्तन के बाद में जो सरकार चाह रही है उनकी ही नियुक्ति हो रही है। केंद्रीय चुनाव आयोग से लेकर ये सफर मध्य प्रदेश चुनाव के केंद्रीय मंत्रिमंडल में बैठे हुए लोगों के भी शोकॉज नोटिस मिले हुए हैं। लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में बैठे हुए सांसदों को भी शोकॉज नोटिस मिले हुए हैं, लीगल नोटिस मिले हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद में विधायकों को भी मिले हुए हैं, पर किसी ने भी इसको का उल्लेख क्यों नहीं किया? क्योंकि इस तरह की व्यवस्था ही नहीं है। कहाँ उल्लेख करते हैं? कोई स्पष्ट तो करें। किसी भी कानून विद से बात करें तो कोई भी इस व्यवस्था को जानता है, और हर पत्रकार भी जानता है, और देश का नागरिक भी जानता है। जब ऑटोक्रेसी आई इस देश में तो दूसरा मॉडल, मोदी है तो मुमकिन है, नरेंद्र मोदी जी का मॉडल है। उसकी तुलना आज देश को करनी चाहिए। एक तरफ संवैधानिक मॉडल के तहत, व्यवस्थाओं के तहत मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म भरना और उसको रिजेक्ट करना, रिजेक्ट करने वाले जो आरोप थे वो निष्पक्ष नहीं, और दूसरा मॉडल जो मोदी मॉडल है उसके अंतर्गत बहुमत नहीं होते हुए भी संसद के अंदर लोगों की आवाज नहीं पहुंचकर पूंजीपतियों की आवाज कैसे पहुंचे। झारखंड में एक बड़े कॉर्पोरेट घराने के नुमाइंदे कैसे पहुंचे, जिन्होंने अपना गलत फॉर्म भरा, निष्पक्षता की जगह, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। झारखंड के आरओ को जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में भी भरा नहीं गया। जो त्रुटियां थी वो त्रुटियां को सुधारने का भी अवसर नहीं मिलना चाहिए, पर उस फॉर्मेट को बदलवाना, उन त्रुटियों को बदलकर उनका फॉर्म स्वीकार करना, आज देश के सामने इस ऑटोक्रेसी का इससे ज्यादा बड़ा उदाहरण कुछ भी नहीं हो सकता है। अब देश को तय करना है कि ये देश संविधान के माध्यम से चले या नरेंद्र मोदी जी के मॉडल, जो ऑटोक्रेसी का मॉडल है, उसके माध्यम से चले। सिर्फ भ्रम भ्रांति और गलत प्रोपोगंडा के माध्यम से अपनी ऑटोक्रेसी को जायज ठहराना क्या देश हित में है या नहीं है। हर तरह की जब संस्थाएं के अंदर इस तरह की व्यवस्था है, उन संस्थाओं के माध्यम से देश, हर वर्ग, सिर्फ जनप्रतिनिधि के माध्यम से नहीं, हर वर्ग
चाहे आज छात्र होए, उन संस्थाओं को आज समाप्त कर दिया गया ऑटोक्रेसी की सोच से। जो जीतू पटवारी जी ने कहा है मोदी है तो मुमकिन है, आज उनकी कीमत क्या देश के छात्रों को चुकाने पड़ रही है, वो सीबीएसई और नीट, क्योंकि उन संस्था में बैठे हुए लोग योग्य नहीं है, निष्पक्ष नहीं है उन संस्थाओं में। इसलिए आज देश की शैक्षणिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था समाप्त हो गई। किसानों के साथ क्या हालात है, किसानों को अपने उपज के संदर्भ में दर दर भटकना पड़ता, कोई खरीद नहीं रहा है। आज किसानों की जो न्यूनतम आवश्यकता है खाद, वो नहीं मिल रही है। उस ऑटोक्रेसी के कारण आज देश सिर्फ और सिर्फ, आज किसी और का बहाना हम लोग नहीं बना सकते, युद्ध का बहाना बना